नमस्कार। आप सबका स्वागत है कहानियों के सफ़रनामे में। तो चलिए चलते हैं अक्टूबर जंक्शन के सफ़र पे। 10 अक्टूबर 2016 मुंबई। सुदीप अपनी ही कंपनी से अपने हिस्से के लिए केस लड़ रहा था। अभी मामला NCLT में पेंडिंग था। उसको समझ तो आ ही गया था कि उसको हटाने में अभिजात और सुनैना का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसको अभिजात पर गुस्सा तो खूब आया, लेकिन वह अब इन सब बातों से आगे बढ़ चुका था। पिछले 1 साल में उसका बहुत समय लखनऊ में पापा के पास बीता था। पापा से अब उसकी कुछ बात होना शुरू हो गई थी। पापा कभी कभार चित्रा से भी फ़ोन पर बात कर लेते थे। हालांकि वह कभी समझ नहीं पाए कि ये दोनों साल में बस एक ही दिन क्यों मिलते हैं। एक दिन किसी के नाम कर देना उम्र भर नाम कर देने जैसा है। वो एक दिन फैल कर पल, घंटे, दिन, साल, सदियां कुछ भी बन जाता है। सुदीप को चित्रा के साथ बिताया हुआ हर एक 10 अक्टूबर याद था। सुदीप को एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपने यहाँ पार्टनरशिप ऑफर की, लेकिन सुदीप अब बदल चुका था। वह किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना चाहता था। नई कंपनी अच्छा कर रही थी, लेकिन सुदीप को अब मज़ा नहीं आ रहा था। वह बस अपनी पुरानी कंपनी में अपना हक चाहता था। वह यह चाहता था कि बस जितनी मेहनत उसने की है वो वेस्ट ना जाए। धीरे धीरे सुदीप के बारे में अखबारों में खबरें आना बंद हो गई। दुनिया भी तभी तक आपके बारे में चिंता करती है जब तक आप उसको मज़ा दे रहे हों। सुदीप से मीडिया को मज़ा आना बंद हो चुका था। मीडिया ने मज़े लेने के लिए नए लोग ढूंढ लिए थे। मीडिया में आजकल Housing.com के राहुल यादव के चर्चे थे। उसको अक्सर ही इंडियन स्टार्टअप का बैड बॉय कहा जाता था। उधर Flipkart.com के सचिन और बिन्नी बंसल, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा के नाम से करीब करीब रोज़ ही अखबार भरे रहते थे। हिंदुस्तान के कॉलेज का हर लड़का अब इंजीनियर या MBBS करके नौकरी करने के अलावा भी एक सपना देखता था कि वह अपनी कंपनी खोलेगा और कहीं से करोड़ों रुपए की फंडिंग उठा लेगा। स्टार्टअप करना अब इस देश में नई नौकरी हो चुकी थी। सुदीप यादव का नाम बड़ा होने के रास्ते में जाने से ठीक पहले एक कदम की गुमनामी में चला गया था। इधर चित्रा की जिंदगी में लिखते लिखते ऐसा पहली बार हुआ था कि जिस लेखिका के लिए वह किताब लिख रही थी, उसने चित्रा के काम से खुश होकर उसे इंडियन बुक हाउस पब्लिशर के मालिक से मिलाया और चित्रा की किताब की बात की। पब्लिशर को उसका काम पहले से ही बहुत पसंद आया था, बस रुचिका बीच में पड़कर उसको आगे नहीं निकलने दे रही थी। रुचिका का काम था कि वह पब्लिकेशन के लिए नए लेखक ढूंढे, लेकिन वह अपने लालच के चलते नए लेखकों को आगे ही नहीं आने देती थी। इंडियन बुक हाउस के मालिक को जब यह सब पता चला तो उन्होंने रुचिका को नौकरी से निकाल दिया। उसने चित्रा की लिखी कोई पुरानी किताब तो नहीं ली, पर उसको एक नई किताब लिखने के लिए कुछ एडवांस रॉयल्टी दी। चित्रा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। अब फाइनली ऐसा लग रहा था कि 2017 में उसकी अपनी किताब आ जाएगी। पिछले साल चित्रा के बिना बताए जाने की वजह से सुदीप थोड़ा सा परेशान हुआ था, लेकिन वह जिंदगी की जिस स्टेज में था वहाँ कुछ भी उसे एक हद से ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता था। जिंदगी एक हद तक ही परेशान करती है, उसके बाद वो खुद ही हाथ थाम लेती है। जिंदगी ताश के पत्ते जैसी है, भरोसे का खेल है। जिनको होता है वो परेशान भले दिखें, अंदर से परेशान होते नहीं। इसीलिए खेल में पत्ते अच्छे हों या खराब, जीतने वाले आखिर ब्लाइंड में भी जीत जाते हैं। जिंदगी में ब्लाइंड खेलना ताश के पत्ते पर बाजी लगाने जितना आसान नहीं होता, इसीलिए लोग हारने से बहुत पहले ही हार जाते हैं। तय ये हुआ था कि इस बार सुदीप चित्रा से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मिलेगा। चित्रा वहाँ पर तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में बच्चों के लिए एक वर्कशॉप लेने गई थी। वहाँ उसको 9 दिन रहकर
बच्चों को कहानियाँ लिखना सिखाना था। चित्रा को इस काम के पैसे भी मिल रहे थे। जिस लेखक के लिए वह घोस्ट राइटिंग करती थी, असल में आना उसे था, लेकिन वह उस समय बाहर घूमने जा रही थी। चित्रा को बच्चे पसंद भी थे, इसीलिए जब चित्रा से वर्कशॉप के लिए पूछा गया तो वह तुरंत मान गई। 9 अक्टूबर को उस वर्कशॉप का आखिरी दिन था, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो जाने की वजह से वर्कशॉप एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई। चित्रा बहुत दिनों से 10 अक्टूबर का इंतज़ार कर रही थी। सुदीप सुबह आने वाला था। बस दिक्कत यह थी कि चित्रा दिन भर धर्मशाला में भटकने का प्लान बना चुकी थी, लेकिन उसको उस दिन क्लास लेनी पड़ रही थी। सुदीप जब वहाँ पहुँचा तब यह पता चला कि उसको पूरे दिन बच्चों के साथ स्कूल में गुजारना है। सुदीप का चेहरा पिछले 1 साल में बहुत बदल चुका था। उसको चश्मा लग गया था, बाल हल्के से सफ़ेद थे, बाल थोड़े से बिखरे हुए भी थे। वह भी बच्चों के साथ क्लास में पीछे जाकर बैठ गया। क्लास में करीब 20 बच्चे थे। बच्चों की उम्र 8 से 14 साल तक की थी। चित्रा के क्लास लेने के तरीके से लग रहा था कि वह यही काम करने के लिए पैदा हुई है। चित्रा से सबकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। चित्रा ने क्लास को आखिरी असाइनमेंट दिया कि सब लोग 2 घंटे बिना रुके एक कहानी लिखेंगे। यह असाइनमेंट देने के बाद चित्रा सुदीप के पास आई तो उसने भी कॉपी और पेन मांगा। बच्चों को लिखता देख वह भी अपने बचपन में पहुंच गया था। उसको अपनी आसमान के पार की दुनिया की याद आने लगी थी। उसका भी कुछ लिखने का मन कर गया। हम सब के अंदर एक किताब होती है, वह बात जो चैन से सोने नहीं देती, वह बात जो जागने के बाद ऑफिस के रास्ते में बार बार याद आती है, वह बात जो कॉलेज में बोरिंग लेक्चर के बीच में याद आती है, वह बात जो समंदर के किनारे टहलते हुए सबसे पहले आकर पैर से टकराती है, वह बात जो किसी पहाड़ी रास्ते पर किसी छुट्टी के दिन बार बार पेड़ से झांकती है। वही बात ही तो है आपकी कहानी, वो कहानी जो सबके दरवाजे पर कभी ना कभी खटखटाती ज़रूर है, लेकिन उस आवाज़ पर ध्यान ना देने की वजह से एक दिन वो आवाज़ चुप हो जाती है और कहानी पूरी होते हुए भी किताब अधूरी छूट जाती है। 2 घंटे से 15 मिनट पहले जब घंटी बजी तब सुदीप को ऐसा लगा जैसे वह किसी मेडिटेशन से उठा हो। उसको लगा कि वह लिख क्यों नहीं रहा था। उसके पूरे रास्ते की थकावट जैसे एक झटके में ख़त्म हो गई थी। चित्रा क्लास ख़त्म करके एक एक बच्चे से गले मिलकर उनको अपनी लिखी हुई कहानी उसे ईमेल करने को बोलती है। सुदीप अब भी अपनी लिखी हुई उस दुनिया में ही था, उस दुनिया में जैसे जादू से सब कुछ ठीक हो गया था। जाने से पहले सब बच्चों ने चित्रा के साथ एक फ़ोटो खिंचवाई। यह फ़ोटो सुदीप ने अपने मोबाइल में ली थी। इतने में एक छोटी सी बच्ची आगे आई और बोली, अंकल आपके साथ भी फ़ोटो खिंचवानी है। सुदीप ने पहले तो मना किया, लेकिन बच्ची के बार बार ज़िद करने को वो टाल ना पाया। बच्चों ने सुदीप को चित्रा के पास खड़ा कर दिया। यह इकलौती फ़ोटो थी जिसमें चित्रा और सुदीप साथ थे। दुनिया के किसी कागज़ पर उनका नाम साथ नहीं था। वह अभी तक गिनकर 20 दिन भी साथ नहीं रहे थे। क्लास से निकलकर चित्रा सुदीप के पास आई। सुदीप अब भी अपनी कहानी में और पहाड़ों में खोया हुआ था। स्कूल से निकलकर उन्होंने धीमे धीमे चलना शुरू किया। तो क्या? सुदीप ने कहा। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। क्या दोबारा शादी कर रही हो? नहीं। फिर 2017 में मेरी पहली किताब आ रही है। मुझे रॉयल्टी के पैसे एडवांस मिले हैं। क्या बात है! आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सुदीप ने चित्रा को गले लगा लिया। गले लगे हुए चित्रा ने कहा, फाइनली। सुदीप ने प्यार से चित्रा के सर पर हाथ सहलाकर उसके सारे बाल खराब कर दिए। किताब आते ही बेस्ट सेलर हो जाएगी तुम्हारी। अब कहाँ पहचानोगी तुम द चित्रा पाठक?
पहचानूंगी कैसे नहीं? नहीं, राइटर का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम भूल भी जाओगी। कभी फ़ोन भी करूँगा तो बोलोगी, कौन सुदीप? चुप करो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम सबसे पहले इंसान हो जिसको ये बता रही हूँ। एक खुशखबरी मेरे पास भी है वैसे। क्या, सुनैना से शादी कर रहे हो? नहीं, सुनैना और अभिजात शादी कर रहे हैं। लेकिन अभिजात तो तुम्हारा दोस्त था ना? चित्रा ने थोड़ा सा चौंकते हुए पूछा। हाँ, दोस्त था, दोस्त है, चलता है, लाइफ है। तुम जा रहे हो शादी में? नहीं, मुझे बुलाया नहीं। खैर, खुशखबरी देने वाले थे? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। खुशखबरी ये है कि जो रिटायरमेंट में मैंने 35 की उम्र में लेने वाला था, अब मैं 32 में ही ले रहा हूँ। नई कंपनी को बड़ा कर दिया है, लेकिन अब वही सब कुछ बार बार करने का मन नहीं है। यह कहते हुए सुदीप ने हाथ चित्रा के कंधे पे रख दिया। वे बात करते हुए थोड़ा सा बाहर निकल कर आए। आसपास का व्यू बहुत अच्छा था। सुदीप रुककर पहाड़ों को और आसमान को अपनी आंखों में भरने लगा। यहाँ से थोड़ा आगे मैजिक व्यू कैफ़े है, बहुत अच्छी चाय मिलती है वहाँ। अच्छा, खैर तुम सही में रिटायर हो रहे हो? हाँ, बस हो गया मेरा। करोगे क्या? ना तुमने शादी की है ना बच्चे। पता नहीं क्या करूँगा। तुम्हारे केस का क्या चल रहा है? केस बस चल रहा है। अगर तुम केस जीत गए तो कितने पैसे मिलेंगे? कंपनी की उस समय की वैल्यू पर है, लेकिन फिर भी गई से गई हालत में 240 करोड़ के ऊपर ही मिलना चाहिए। मैजिक व्यू कैफ़े आ चुका था। ओल्डेस्ट चाय शॉप सिंस 1984। मैजिक व्यू कैफ़े के नीचे लिखा था। यह बहुत ही छोटा सा कैफ़े था। ट्रैक पर आए हुए लोग वहाँ सुस्ता रहे थे। वहाँ पहुँचने वाले किसी भी लड़के या लड़की को कोई जल्दी नहीं थी। ना ही ऑर्डर देने वाले को जल्दी थी और ना ही ऑर्डर लेने वाले को। इस दुनिया की आधे से ज़्यादा परेशानियों की वजह एक ही है, जल्दबाजी। चित्रा और सुदीप को न दोस्ती की जल्दी थी, न ही प्यार की। यह कहानी अगर केवल दोस्ती की होती तो वो ऐसे बार बार मिलते ही नहीं। अगर यह कहानी प्यार की होती तो यह दुनिया की सबसे बोरिंग कहानी होती। मैं पूरी लाइफ में अगर सारी किताबें भी बेस्ट सेलर लिख दूं तो भी कभी 240 करोड़ क्या, 24 करोड़ भी नहीं बना पाऊंगी। चित्रा ने चाय का ऑर्डर देते हुए कहा। सुदीप अब भी व्यू का मज़ा ले रहा था। चित्रा, अगर मान लो तुम्हें एक भी पैसा ना मिले, तुम्हारी एक भी किताब ना बिके, तो तुम क्या लिखना छोड़ दोगी? नहीं, मैं फिर भी लिखूंगी। तो बस फिर पैसे का मत सोचो। मैंने अपनी कंपनी इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं करोड़पति बन जाऊं। चाय आ चुकी थी। चाय की भाप आसमान के बादल को पिघला रही थी। चित्रा खुश थी कि 10 अक्टूबर को वह सुदीप के साथ थी। खैर, ये बताओ क्या करोगे इतने पैसों का? चित्रा ने चाय के ग्लास को दोनों हाथों से पकड़कर एक घूंट लिया। तुम्हें चाहिए? तुम ले लेना। इतना तो है ही कि काम चल जाए। वैसे भी कौन सी मेरी शादी हुई है कि बीवी के सामने नखरे करूं और नखरे झेलूं। इसीलिए तो रिटायर हो रहा हूं। सोच लो तो रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? क्या पता, अपनी बचपन की कहानियां पूरी करूंगा शायद। धर्मशाला से चलने से पहले सुदीप ने चित्रा को मुराकामी की किताब दी। लिख दो डेट, अगले साल तक तो तुम बड़ी राइटर हो ही जाओगी, फिर कहाँ टाइम मिलेगा। चित्रा ने किताब लेकर उस पर 10 अक्टूबर 17 की तारीख डाली और कहा, अगले साल मैं अपनी किताब पर डेट लिखूंगी। किताब पर डेट लिखते हुए चित्रा की नज़र बुकमार्क पर गई। जिस पेज पर बुकमार्क लगा हुआ था वहाँ एक लाइन अंडरलाइन की गई थी। बट वन थिंग इज सर्टेन, when you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. That's what this storm is all about. एक साल में बहुत सारा पानी और थोड़ी बहुत दुनिया बह गई थी। एक साल बाद 10 अक्टूबर
2017। चित्रा की किताब फरवरी में आने वाली थी, लेकिन किताब फाइनल होते होते लॉन्च टल गया। किताब अब मई के महीने में आ रही थी। उसी समय अमीश त्रिपाठी की नई किताब सीता आने वाली थी। किताब आने पर उसने किताब की एक कॉपी सुदीप के पापा को भिजवाई और साथ में एक नोट भी भेजा। अंकल, मुझे लखनऊ किताब के टूर पर आना है, आऊँगी तो पक्का मिलूँगी। क्योंकि चित्रा नई राइटर थी तो हर जगह जहाँ उसका पब्लिशर टूर के लिए कोशिश कर रहा था, वहाँ पर पहले से अमीश की किताबों को प्रेफरेंस मिल रही थी। चित्रा और उसके पब्लिशर की लाख कोशिशों के बावजूद भी चित्रा की किताब लोगों के दिलों में कोई खास जगह नहीं बना पाई। वैसे भी जगह तो तब बना पाती जब किताब ढंग से प्रमोट हो पाती। अब जाकर चित्रा को समझ आया था कि किताब लिखना एक अलग बात है और किताब को मार्केट में बेचना, लाखों लोगों तक पहुंचाना एक अलग चीज़ है। चित्रा जितना जोर लगा सकती थी उसने लगा लिया था। उसको पब्लिशर ने सजेस्ट भी किया कि वह किसी बड़े स्टार से किताब का लॉन्च करवाए, लेकिन यह सब करना चित्रा के लिए संभव नहीं था। ऐसा नहीं था कि चित्रा की किताब खराब थी। अमेज़ॉन और गुड रीड पर किताब के जितने भी रिव्यू थे वह सब पॉजिटिव थे। बस बात यह थी कि उसकी किताब बहुत कम लोगों तक पहुंची। चित्रा की लाइफ का सबसे बड़ा सपना अब चूर चूर हो चुका था। शुरू में 2-3 महीने तो पब्लिशर का फ़ोन भी आता था, लेकिन उसके बाद पब्लिशर का फ़ोन आना भी बंद हो गया। असल में हिंदुस्तान में जब भी कोई किताब लिखना शुरू करने की सोचता है तो उसको यही लगता है कि जब उसकी किताब आएगी तो लोग लाइन लगाकर किताब खरीदेंगे। जहाँ वह बोलने जाएगा वहाँ ऑटोग्राफ के लिए भीड़ लग जाएगी। कमाल की बात है, सोशल मीडिया और यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के डिस्ट्रैक्शन के बाद पहले तो किताब पूरी कर लेना अपने आप में एक बड़ा काम है। उस पर से किताब आ जाना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात हो जाती है कि किताब बिकने तक आदमी के अंदर इतना जस नहीं बचता कि मेहनत कर पाए। चित्रा किताब के ना चलने की वजह से टूट गई थी। कितने साल से उसने सोच कर रखा था कि किताब आने के बाद से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। किताब पता नहीं कब उसके अंदर से पल रही थी। किताब का मर जाना ऐसा ही था जैसे उसको कोई बच्चा छोड़कर चला गया हो। इस बार वह सबसे ज़्यादा बेसब्री से अक्टूबर का इंतज़ार कर रही थी। उसका सुदीप से लिपटकर ज़ोर से रोने का मन था। उसने 9 तारीख की रात को सुदीप से फ़ोन पे बात की तो पता चला उसका केस का फ़ैसला आना है। उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। तुम बोलो तो आ जाऊँ मैं, जैसा तुम्हारा मन करे, सुदीप ने कहा। उसने ना किताब के बारे में कुछ पूछा, ना ही चित्रा का हाल लिया। चित्रा को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन जब पहली बार चित्रा और सुदीप मिले थे उसके बाद से शायद यह पहली बार था जब दोनों एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रहे थे। चित्रा ने फ़्लाइट बुक की और वो सीधे कोर्ट पहुंची। सुदीप कोर्ट NCLT में अपने फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा था। आज ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फ़ैसला आना था। इस बड़े फ़ैसले के मद्देनज़र मीडिया की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी। हालांकि सुदीप अब किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं था। 1-2 रिपोर्टर्स ने उसका व्यू जानने की कोशिश की, लेकिन सुदीप ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सुदीप कोर्ट रूम के बाहर बेंच पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। सुदीप ने आज अपनी कंपनी बुक माई ट्रिप की टी शर्ट पहनी हुई थी। सुदीप ने बुक माई ट्रिप की टी शर्ट पहनी है, यह खबर न्यूज़ में चलने लगी। चित्रा आ चुकी थी। वह चुपचाप आकर सुदीप के बाजू में बैठ गई। बेंच पर बैठे बैठे सुदीप ने चित्रा को गले लगा लिया। सुदीप के वकील ने खबर दी कि अब से 20 मिनट बाद फैसला आ जाएगा। सुदीप बिल्कुल धीर, गंभीर, शांत था, जैसे कि फैसले से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वह किसी से नज़र नहीं मिला रहा था।
उसकी नज़रें ज़मीन की ओर टिकी हुई थी। किताब अच्छी थी तुम्हारी, सुदीप ने कहा। क्या फ़र्क पड़ता है, किताब तो फ्लॉप हो गई, चित्रा ने जवाब दिया। अगली किताब लिख रही हो या नहीं? नई किताब का एक ड्राफ्ट पूरा हो गया है। गुड, इस बार किताब छपने से पहले मुझे भेजना। सुदीप के वकील ने सुदीप को अंदर बुलाया। चित्रा भी साथ अंदर गई। सुदीप ने चित्रा का हाथ पकड़ लिया। बुक माई ट्रिप के ऑफिसर्स के साथ अभिजात और सुनैना भी आए हुए थे। सुदीप ने अभिजात और सुनैना को गले लगाया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू गाइज एन अमेजिंग मैरिड लाइफ। अभिजात और सुनैना दोनों ही सुदीप से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। माहौल खिंचा हुआ था। सुदीप ने अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर अभिजात की तरफ बढ़ाया। सुदीप ने बुक माई ट्रिप को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी। उसने वह सब कुछ लिख कर अभिजात को दे दिया कि शायद कुछ काम आ जाए। सुदीप ने चित्रा की तरफ देखा और बोला, बुक माई ट्रिप दुनिया की ट्रैवल की 10 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसको वहाँ तक ज़रूर लेकर जाओगे। ऑल दी वेरी बेस्ट अभिजात। अभिजात के पास इसके जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। सुनैना चित्रा की तरफ देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन, इसे पहले तो कभी नहीं देखा। सुदीप और सुनैना की आपस में कोई बात नहीं हुई। वकील ने सबको बैठने के लिए कहा। जज साहब फैसला सुनाने ही वाले थे। फैसला सुनने से पहले जज साहब ने सुदीप को बुलाया और पूछा, कभी लॉटरी का टिकट खरीदा है आपने? सुदीप ने जवाब दिया, सर लॉटरी पर कभी भरोसा नहीं किया और ना ही रहा, और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, वहाँ लॉटरी पर बैन है। जज साहब सुदीप की बात सुनकर हंसे और फैसला पढ़ने लगे। सुदीप फैसले के दरमियान ज़मीन पे देख रहा था। चित्रा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे जैसे फैसला सुनाया जा रहा था वैसे वैसे पूरा कोर्ट रूम शांत होता जा रहा था। कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। फैसले के हिसाब से जिस तरह से सुदीप को उसकी कंपनी से बेदखल किया गया था वह गलत था। सुदीप अब भी कंपनी के 15% का मालिक था, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में कंपनी की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होनी थी। आज की वैल्यू के हिसाब से सुदीप को लगभग 310 करोड़ मिलने वाले थे। फैसले में यह भी कहा गया था कि वह चाहे तो कंपनी में काम कर सकता है। सुदीप ने तुरंत ही इसके लिए मना कर दिया। बुक माई ट्रिप को अब वह पीछे छोड़ चुका था। फैसला सुनते ही सुदीप के वकील उछल पड़े। चित्रा ने खुशी से सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप ने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। वह उठकर अभिजात के पास गया और उससे हाथ मिलाया। अपनी जेब से प्रेस के लिए एक स्टेटमेंट निकालकर उसने अपने वकील को दे दिया। वह अब इतने पैसों का क्या करेगा? क्या वो कोई नई कंपनी डालेगा? इसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था। सुदीप एक बार फिर से हीरो था। बहुत दिनों बाद इतने कैमरे उसका पीछा कर रहे थे। वह नो कमेंट्स बोलकर वहाँ से निकल गया। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि सुदीप यादव ने अपने कुल रुपयों का 80% 2 हिस्सों में बांट देने का वादा किया है। पहला 40% का हिस्सा यानी कि 121 करोड़ रुपए कंपनी के शुरुआती लोगों को मिलेंगे और दूसरा 40 का हिस्सा दान में कुछ एक NGO को मिलेगा। बचे हुए 20% उसने अपने पास रखे थे। अपने प्रेस स्टेटमेंट की आखिरी लाइन में सुदीप ने लिखा था, आई एम जस्ट 32 and it's too early in life to get serious about money. सुदीप बुक माई ट्रिप में काम करने वाले हर एक इंसान का हीरो था। अखबार में, सोशल मीडिया पर लोग सुदीप के बारे में केवल अच्छी बातें कर रहे थे। हर न्यूज़ चैनल की अपनी खबरें थी और हर अखबार के हिसाब से हर खबर सही थी। चित्रा सुदीप के साथ ही ताज में रुकी हुई थी। सुदीप ने सुबह का अखबार भी नहीं देखा था। चित्रा ही उसे देख देख कर सब बता रही थी।
सुदीप अब हल्के मूड में था, जैसे कोई बोझ सा उतर गया हो। सुदीप तो कभी अपने पापा को किसी भी चीज़ की खबर करता ही नहीं था। वैसे भी सुदीप ने अपना नंबर बंद कर दिया था। चित्रा ने ही सुदीप के पापा को कॉल करके बात की और फ़ोन सुदीप की तरफ बढ़ा दिया। पापा से बात करते हुए सुदीप अपनी कुर्सी से उठ गया। पूरी बातचीत में बस चित्रा को हाँ हूँ ही सुनाई पड़ रहा था। पापा ने फ़ोन रखने से पहले चित्रा को फ़ोन देने को कहा। चित्रा के फ़ोन लेते ही पापा ने चित्रा से कहा, बेटा लखनऊ को अपना ही घर समझो। अच्छा लगा था तुम आई थी। जब भी मौका लगे घर आ जाना। चित्रा ने भी तुरंत आने का वादा कर लिया था और मजाक मजाक में बोली भी, अंकल आप चिंता मत करिए, मैं स्कूल खोलूँगी तो आपको ही प्रिंसिपल बनाऊँगी। चाय की चुस्की लेते हुए चित्रा ने पूछा, तुम केस हार जाते तो क्या? कुछ नहीं, यही तो पॉइंट है। क्या पॉइंट? यही कि केस हारने जीतने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम केस तो इतना डेस्परेटली जीतना चाहते थे। हाँ चाहता था, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वो कंपनी खड़ी की है। मेरा हिस्सा थी मेरी कंपनी। मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर मैं अब भी उस कंपनी में काम कर पाता, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता। सुदीप ने चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए जवाब दिया। तो अब क्या? अरे अब क्या करोगे? मुझे सही में नहीं पता। थोड़े दिन घर पर रहूँगा पापा के साथ। एक बात बताओ, चित्रा ने दूसरी कप चाय लेते हुए पूछा। हाँ पूछो। हमारा कोई सीन हो सकता है? सीन मतलब शादी? हाँ शादी। मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी दोबारा शादी करनी चाहिए। क्यों? शादी करते ही सब कुछ वही रहते हुए भी बदल जाता है, इसलिए जिससे खूब प्यार हो उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही फालतू फंडा है तुम्हारा। चित्रा उठकर बाथरूम में नहाने चली गई। चित्रा ने अपनी किताब का एक नया ड्राफ्ट सुदीप को सुनाया। उसने कुछ चीज़ें बताई। चित्रा ने वादा किया कि वो बदल देगी। उस पूरे दिन वे बस एक दूसरे के साथ कमरे में बैठे बातें करते रहे, जैसे यह दुनिया का आखिरी दिन हो। उसकी आंखें कुछ देर के लिए कमरे में छत हो गई, कुछ देर के लिए कमरे की खिड़की और कुछ देर के लिए बांद्रा के समंदर में डूबते हुए सूरज में पिघलती हुई शाम हो गई। जब सोच लेना कि क्या करने वाले हो तो बताना। चित्रा ने अगले दिन सुबह उठकर एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले कहा। तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। चलो फिलहाल तो मेरा तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाने का मन है। चलो, पूछना क्या है उसमें? वैसे एक चीज़ है, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। तुम पागल हो गए हो? ये सब बोरिंग बातें मत किया करो। अभी तो लाइफ शुरू हुई है तुम्हारी। बस हो गया। मुझे बचपन से ही ऐसी कहानियाँ पसंद आती थी जिसमें लास्ट में हीरो कुछ नहीं करता। असल में हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कभी तो चाहकर कभी ना चाहकर ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। मैं बचपन की कहानी के राजकुमार जैसा हूँ। मुझे मालूम है अगर मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता, एक अच्छे कॉलेज में जाकर एक अच्छी नौकरी करके शादी करता, तो भी मैं लाइफ में इतना ही बोर होता जितना अब हूँ। लाइफ को लेकर कितना नेगेटिव अप्रोच है तुम्हारा। चित्रा ने सुदीप की कोहनी पर हाथ मारते हुए कहा और अपने पर्स से सेब निकालकर एक बाइट लेकर सुदीप की ओर बढ़ाया। नेगेटिव नहीं है यार, मुझे ये सब बोरिंग बातें करनी ही नहीं है तुमसे। तुम नॉर्मल हो ना तब बात करना। अभी कल तुम इतना बड़ा केस जीत के आए हो और कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बचे हुए रास्ते के दौरान चित्रा ने अपना पूरा ध्यान सेब खाने पर लगाया और पूरे टाइम सुदीप की हथेली पकड़कर सहलाती रही। चित्रा और सुदीप दोनों के हाथ की छोटी उंगलियां सुदीप और चित्रा से नाराज़ थी। एयरपोर्ट पहुंचकर चित्रा ने कहा, इस बीच अगर दिल्ली आना तो मिलना। कोशिश करूँगा, तुम जल्दी से अपनी किताब पूरी कर लो। सुदीप ने चित्रा को छोड़ने से पहले उसे गले लगा लिया।
रास्ते भर चित्रा सोचती रही कि ऐसा तो नहीं कि वह सुदीप के साथ हमेशा के लिए रह सकती है। वह शायद सही से सोच नहीं रही है इस बारे में। फिर दूसरा ख्याल आता कि नहीं नहीं, एक बार वह शादी से बाहर आ चुकी है, दोबारा वही गलती करने का कोई मतलब नहीं बनता। सुदीप एयरपोर्ट से लौटते हुए बस यही सोच रहा था कि चित्रा से इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, बस इसीलिए वह उससे कभी शादी करने की सोचेगा भी नहीं। वह चाहता था कि चित्रा अगली बार आए तो उसकी किताब हिट हो। ऐसा बहुत ही कम होता है जब हम दूसरे का केवल और केवल अच्छा सोच पाएं। चित्रा और सुदीप के बीच ऐसा कुछ हुआ था। 2017 इतना भी बुरा साल नहीं था। 2017 के दिसंबर तक चित्रा ने अपनी किताब पूरी कर ली थी। सुदीप 10 दिन के लिए नासिक में विपाशना ध्यान के लिए चला गया था। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2018 चित्रा। यह वो साल था जिसका इंतज़ार आज तक चित्रा ने किया था। उसकी किताब मार्च में आई और किताब के आने के साथ ही किताब किसी जादू की तरह बिकना शुरू हो गई थी। किताब आने के 1 महीने के भीतर ही उसको दुनिया भर से बुलावे आने लगे थे। चित्रा की किताब खास करके 15 से 25 साल वाले लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आ रही थी। उसकी किताब के फिल्म राइट्स के लिए मुंबई के बड़े से बड़े प्रोड्यूसर्स मीटिंग कर चुके थे। उसकी किताब में ऐसा कुछ क्लासिक नहीं था। वो 15 से 25 साल के पाठक वर्ग को टारगेट करके लिखी गई थी। पूरी दुनिया इस जुगाड़ में थी कि कैसे यूथ का अटेंशन कैप्चर किया जाए। चित्रा की ऑनलाइन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गई थी। 10 अक्टूबर 2018 सुदीप के अलावा किसी को नहीं पता था कि आखिर वह कर क्या रहा था। वह कुछ दिन लखनऊ में रहता और बाकी दिन अपनी कार लेकर रोड पर ही रहता था। उसने अपनी कार के पीछे साइकिल बांध रखी थी। उसकी कार में कई दिन के खाने पीने के इंतज़ाम से लेकर टेंट, बैटरी, कॉफ़ी मेकर, कैमरा सब कुछ था। उसकी चलती फिरती कार एक छोटा मोटा चलता फिरता घर बन गई थी। जिस भी शहर में वह जाकर रुकता, वहाँ शाम को घूमने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता। वह एक साल में करीब 22,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका था। उसने अपनी कार से पूरा मध्य प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बेंगलोर सब छान मारा था। वह अक्सर रास्ते में पड़ने वाले गांव में जाकर रुकता। उन गांव वालों के हाथ का बना हुआ खाना खाता। चलने से पहले वह इतना कुछ दे देता कि जिसके घर भी रुक जाता उसकी समझो लॉटरी लग जाती। वह कभी किसी गांव वाले को अपना सही नाम नहीं बताता। कोई कुछ पूछता कि वह क्या करता है तो वो बता देता कि वह एक रिपोर्टर है और किसी अखबार के लिए काम करता है। जैसे ही वह यह बोलता कि वह अखबार के लिए काम करता है तो लोग उसे अपनी समस्या सुनाने लगते। उत्तर प्रदेश के एक गांव में वह रुका तो उसे पता चला कि यहाँ के कुछ लड़कों ने जन की बात का नाम का अखबार शुरू किया है। उस अखबार का मॉडल यह था कि आप जैसे शादी का एक एड पेपर में देते हैं, वैसे ही आप कुछ मामूली रुपए देकर अखबार में अपनी शिकायत दे सकते हैं। इसके लिए पैसे बहुत ही कम लिए जाते थे। लोग इस अखबार में बहुत छोटी छोटी समस्याएं लेकर आते, जैसे कि किसी गांव में मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाने नहीं आए, किसी ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा, कहीं पर सड़क टूटी हुई है। इस अखबार का असर बहुत तेज़ी से हो रहा था। इस अखबार में केवल गांव की शिकायतें ली जाती थी। यह अखबार हर जिले के सारे अधिकारियों तक जाता था। इस अखबार की वजह से बहुत से परिवर्तन आ रहे थे। उसने बिना अपनी पहचान बताए इस अखबार को 50 लाख रुपए दे दिए। सुदीप पहली बार इंडिया से निकलकर भारत को समझ रहा था। रास्ते में न जाने कितने लोगों को उसने लिफ्ट दी थी, न जाने कितने ट्रक वाले उसके दोस्त बन गए थे। यह जिंदगी जो वह जी रहा था वो एक सपना जैसी थी। वह अपने साथ एक डायरी हमेशा रखता था।
जिसमें दिन भर में कोई न कोई नई चीज़ उसके साथ हुई होती, वह उसके बारे में लिखता। जितनी देर वह रोड पर रहता उतनी देर दुनिया का कोई पास्ट और कोई फ्यूचर नहीं होता, वह बस वहीं होता, रोड पर। उसको अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं थी और अपने पास्ट को वो बिल्कुल पीछे छोड़ आया था। सुदीप 10 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच रहा था। 10 अक्टूबर 2018, दिल्ली। 10 अक्टूबर को चित्रा की नई किताब का कवर लॉन्च ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर दिल्ली में था। चित्रा ने सुदीप को वहीं बुला लिया था, लेकिन सुदीप एक शर्त पर आया कि वह किसी को बताएगी नहीं। सुदीप की दाढ़ी बहुत बढ़ी हुई थी, जीन्स बिल्कुल घिस चुकी थी। चित्रा को एक बड़े पब्लिशर ने 2 करोड़ की एडवांस रॉयल्टी पर छापने की घोषणा की थी। चित्रा को फाइनली वो सब कुछ मिल रहा था जो उसने चाहा था। कवर के लॉन्च के दिन चित्रा का पति भी आया हुआ था। सुदीप सबसे पीछे जाकर बैठ गया। बुक स्टोर में 2 ही किताबें बिक रही थी, एक तो चित्रा की और दूसरी सुरभि पराशर नाम की एक लेखिका की। ऑक्सफोर्ड के मैनेजर ने बताया भी कि मैम, आपकी किताब का रिकॉर्ड यह बुक तोड़ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इस किताब को बच्चे बहुत लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल इंडियन का अपना हैरी पॉटर जैसा। चित्रा ने पूछा भी कि कौन है, क्या करती हैं ये। चित्रा ने एक किताब वहाँ स्टोर से उठा भी ली। सुदीप दूर से ही किताब को देख रहा था। किताब के कवर पर सुरभि पराशर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, ना ही ईमेल एड्रेस या वेबसाइट, कुछ भी नहीं था। प्रोग्राम के बाद किताब पर ऑटोग्राफ करते करते चित्रा को काफ़ी देर हो गई। सुरभि पराशर की किताब शेल्फ से कम होते जाती देख चित्रा को थोड़ी सी उलझन भी हो रही थी। रात में चित्रा के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उसके पब्लिशर ने पार्टी रखी थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। यह प्लान चित्रा को पता नहीं था। सुदीप का आईआईसी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। चित्रा ने थोड़ा इंसिस्ट किया, लेकिन जब देखा कि सुदीप का बिल्कुल भी मन नहीं है तो उसने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की। चित्रा ने सुदीप को अपने घर पर रुकने के लिए कहा और घर की चाबी भी दे दी। चित्रा किसी तरह से पार्टी से जल्द फ्री होकर 11:30 अपने घर पहुंची। सुदीप चित्रा की टेबल पर बैठा अकेले पी रहा था। उसने टेबल पर पड़ी हुई चित्रा की अगली किताब की मैन्यूस्क्रिप्ट पर लाल पेन से 10 जगह निशान लगा दिए थे। कमरे में घुसते ही चित्रा ने सुदीप को जोर से गले लगा लिया और 10 बार सॉरी बोली। सुदीप ने भी उतनी ही जोर से चित्रा को गले लगाया और पूछा, अब खुश हो अपनी ज़िंदगी से? नाम वाम पेज 3 हो गई हो? चित्रा ने जवाब नहीं दिया, बस सुदीप को गले लगाए खड़ी रही। वह खुश थी। अगले दिन सुबह उठने पर सुदीप ने बताया कि उसने चित्रा की नई किताब पढ़ ली है और निशान लगा दिया है, वह उतने हिस्से दोबारा देख ले। चित्रा ने पूछा, कैसी लगी किताब? सुदीप ने जवाब दिया कि उसको सबसे अच्छी पहले वाली किताब लगी थी। अगर वो 10 थी तो यह केवल 4 है। चित्रा थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। इतने में उसको कुछ याद आया। उसने अपने बैग से सुरभि पराशर की किताब निकाली और सुदीप को बताया कि यह किताब बहुत चल रही है, मौका लगे तो इसको पढ़कर बताना कि क्यों इतने लोग पढ़ रहे हैं आखिर इसे। सुदीप ने नई किताब पढ़ने वाली बात टाल दी। इसके बाद उसने बताया कि वह पिछले 1 साल में कितना घूमा है और उसने क्या क्या किया है। चित्रा को सुदीप के आवारा भटकने वाली लाइफ इतनी सही लग रही थी कि तय हुआ कि सुदीप और चित्रा अगले 10 अक्टूबर को एक रोड ट्रिप पर जाएंगे। सुदीप कई दिनों से लगातार ड्राइव करके दिल्ली पहुंचा था। कार की सर्विस भी ड्यू हो गई थी, इसीलिए सुदीप ने थोड़े दिन दिल्ली में ही रुकने का प्लान किया। इतने सालों की मुलाकात में सुदीप पहली बार चित्रा के लिए लद्दाख से छोटे छोटे रंग बिरंगे झंडे लेकर आया था। चित्रा ने तुरंत ही उसको अपनी पढ़ने लिखने वाली टेबल पर लगा दिया।
चित्रा रात में लिखने बैठती तो सुदीप उसके लिए कॉफ़ी बना देता। सुदीप अपने लैपटॉप में रास्ते भर में खींची हुई फ़ोटोज़ को देख रहा था। सुदीप के मोबाइल पर दिन भर में मुश्किल से ही कोई कॉल आता। उधर चित्रा के पास किसी न किसी लिट फेस्ट में जाने के लिए लगातार कॉल आते। 2 दिन तक घर से न निकलने के बाद सुदीप और चित्रा कनॉट प्लेस खाने पीने के लिए निकले। वहाँ पर वे आराम से घूम रहे थे कि इतने में चित्रा को कोई रिपोर्टर पहचान गया। हालांकि सुदीप अपना लुक इतना बदल चुका था कि उसको पहचान पाना लगभग असंभव था। सुदीप का उस रिपोर्टर से हल्का सा झगड़ा हुआ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। 2 दिन बाद अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, चित्रा पाठक इज़ डेटिंग एन अननोन मैन विद बियर्ड। हिंदी न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, चित्रा पाठक एक अनजान शख्स के साथ घूमती हुई पाई गई। सुदीप ने जब यह हेडलाइन पढ़ी तो बहुत देर तक हंसता रहा। दोनों को ही इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने साल भर की अधूरी बातों का कोटा पूरा किया। सुदीप यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ रोड ट्रिप निकलने वाला था। एक बार के लिए चित्रा ने सोचा कि वह भी साथ चले, लेकिन किताब की डेडलाइन की वजह से वह निकल नहीं पाई। सुदीप ने चलने से पहले चित्रा से कहा, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कभी शादी का सीन बना तो वो चित्रा से ही शादी करेगा। चित्रा ने मजाक में जवाब दिया, अब मैं नहीं करने वाली तुमसे शादी। 1 साल पहले बोलते तो शायद कर भी लेती। जब से वे मिले थे, ऐसा पहली बार हुआ था कि वे इतना लंबा एक दूसरे के साथ थे। लेकिन इतना लंबा रुकने के बाद भी सुदीप को दिल्ली से जाते हुए यही लग रहा था कि वह एक दिन ही रुका है। चित्रा चाहती तो बहुत थी कि सुदीप को कुछ दिन रोक ले। सुदीप भी कुछ दिन रुकना चाहता था। चित्रा ने कभी पूछा नहीं और सुदीप ने कभी कहा नहीं। सोचा ही नहीं कि चित्रा के साथ ज़्यादा दिन भी गुजार सकते हैं। चित्रा कहीं न कहीं सुदीप पर आकर ठहर गई थी। कुछ अच्छा बोलो, यह चित्रा ने सुबह कॉफ़ी पीते हुए तब कहा था जब सुदीप बहुत देर तक बिना कुछ बोले अखबार में मुंह गड़ाए बैठा था। सुदीप पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। चित्रा ने पेपर खींच लिया और बोली, कुछ अच्छा बोलोगे या बस बोर करते रहोगे? मैं तुम्हारी नॉवल का किरदार थोड़े हूँ यार कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहूं। सुदीप ने अखबार वापस खींचते हुए कहा, कुछ तो बोलो यार प्लीज़। तो सुनो, कुछ ट्राई करता हूँ। हाँ बोलो। तुम्हारे साथ दिल्ली खूबसूरत लगती है। दिल्ली ऐसे लगती है जैसे रात में फ़्लाइट लेते हुए टिमटिमाता हुआ एक छोटा आसमान नीचे देखता है। आसमान में हमें उन सारी ख्वाहिशों को देखने की आंखें मिल जाती हैं जो ज़मीन पर बेकाम की बातों में उलझी रहती हैं। बस अब आगे कुछ मत बोलना। चित्रा सुदीप की तरफ देखने लगी। वह इस मोमेंट को फ्रीज करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस वक्त दोनों चुप थे, लेकिन दिल्ली, सुदीप का हाथ, चित्रा की उंगलियां, सब कुछ शोर कर रहे थे। यह खुशी और उदासी के बीच में एक बहुत छोटी सी खाली जगह थी। चित्रा सोशल मीडिया की अपनी हर तस्वीर में जितनी खुश दिखती थी, अगर उसका 5% भी सही में खुश होती तो सुदीप कभी उसकी ज़िंदगी में इतना लंबा टिका नहीं होता। इसके बाद सुदीप ने चित्रा से कुछ नहीं बोला, लेकिन चित्रा के जाने के बाद अपनी डायरी में नोट कर लिया कि अगले साल वह चित्रा को सरप्राइज़ देगा। उसने डायरी में लिखा, हमें हमेशा आसमान होने का सोचना चाहिए। आसमान के उस तरफ इसीलिए कभी नहीं दिखता क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि हम अपना आसमान खोज पाएं। मैं तुमसे सब बोल देता हूँ, तुम मुझसे सब बता देती हो। यह बात मुझे कुछ खास नहीं लगती। हम सब अपनी ज़िंदगी में ऐसे 2-4 लोगों से टकराते ही हैं। इतनी बातें तुम्हें बोलने का मन नहीं करता। तुम्हें पता ही नहीं
कि मैं किसी पहाड़ पर किसी कमरे की खिड़की के पास वाली छोटी सी टेबल हमारे पैर पर पैर रखकर जी भर सुस्ताने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आखिरी बात, प्यार तुम्हें होगा ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे जैसी हो और यह मेरा डर है। कुछ साल कभी कभी 1 मिनट के जैसे तेज़ी से फिसल जाते हैं। यह वही साल था। 1 साल बाद 10 अक्टूबर 2019। 2019 की शुरुआत में सुरभि पराशर की दूसरी किताब आई और चित्रा की तीसरी किताब आई। दोनों किताबों ने धूम मचा दी थी। इस बीच चित्रा को इंग्लिश के सबसे बड़े पेपर ने 15 दिन में एक आर्टिकल लिखने का ऑफर दिया। वह तुरंत तैयार हो गई। उधर बिना किसी पीआर, बिना किसी मार्केटिंग के सुरभि पराशर की किताबें बिकती ही जा रही थी। बच्चों ने जैसे हैरी पॉटर छोड़कर सुरभि पराशर को पढ़ना शुरू कर दिया था। सुरभि का कभी कोई इंटरव्यू नहीं आया था। चित्रा की किताब अगर 30 लाख बिकती थी तो सुरभि की भी 20 लाख तक तो पहुंच ही जाती थी। लेकिन यह भी बहुत अधिक था, यह जानते हुए कि सुरभि पराशर कभी किसी इवेंट में नहीं जाती, कभी कोई मार्केटिंग नहीं करती। चित्रा ने पिछले 10 अक्टूबर को ही अपनी किताब अनाउंस की थी और वो किताब बहुत चली थी। वह 10 अक्टूबर को अपने लिए एक लकी नंबर मानती थी। चित्रा के पब्लिशर ने यह जानकारी दी थी कि उसकी किताबें लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद में बहुत लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इन शहरों का एक टूर प्लान किया जाना चाहिए। उसने इस बार किताब के कवर को पहले लखनऊ में लॉन्च करने का सोचा। फिर उसको ख्याल आया कि पिछले साल वह सुदीप को सही से टाइम नहीं दे पाई थी। उसको अक्सर सुदीप की कमी खलती थी। चित्रा से आधी दुनिया बात करना चाहती थी, लेकिन किसी से भी बात करके उसको सुकून नहीं मिलता था। अपने फैंस से वह ज़्यादा बात ही नहीं कर पाती थी। उसको लगता था जब सब लोग उसको जान जाएंगे तो लाइफ में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। वह एक अजीब सी बेचैनी में थी। उसने डिसाइड किया कि इस साल 10 अक्टूबर वह सुदीप के लिए बचा कर रखेगी। उसने किताब के कवर का लॉन्च 9 तारीख को बनारस के BHU में प्लान किया। चित्रा ने सुदीप से पूछा तो पता चला कि उसका भी मन है बनारस आने का। तय समय के हिसाब से सुदीप वहाँ पहुँच गया। 10 की सुबह उठकर दोनों 80 घाट पर गए। पता नहीं कहाँ से सुदीप को वही बाबा दिख गए। वह उसके पास आए और चाय पिलाने के लिए बोले। सुदीप ने बाबा को चाय पिलाई। बाबा एक कुल्हड़ चाय पीने के बाद बोले, एक कुल्हड़ चाय और पिएंगे। सुदीप ने चाय वाले को एक कुल्हड़ और चाय पिलाने का इशारा किया। कुछ बेचैनी कम हुई तेरी? बाबा ने पूछा। सुदीप थोड़ा सा चौंका और कुछ सोचकर बोला, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बाबा ने अपने झोले से राख निकालकर सुदीप के माथे पर लगा दी। चित्रा ने मना किया। सुदीप कुछ नहीं बोला। सुदीप ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने नाव वाले को इशारा करके बोला कि साहब को मनी करने का घाट घुमा दो। चित्रा अब बिल्कुल परेशान हो चुकी थी कि बाबा यह सब क्यों बोल रहा है। इससे पहले चित्रा बाबा को जाने के लिए कहती, बाबा अपने आप उठकर चले गए। सुदीप को अब मणि करने का घाट जाना था, चित्रा को नहीं जाना था। सुदीप के जिद करने पर वह दोनों नाव से वहां गए। चित्रा को डर लग रहा था। उसने सुदीप को पकड़ रखा था। कई सारे विदेशी जलती हुई लाशों की तस्वीरें खींच रहे थे। उनको नाव पर बैठा हुआ गाइड अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में समझा रहा था, इन इंडिया दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बनारस में इतना ब्रह्म ज्ञान सभी को था। लाशों के पीछे चाय की दुकान थी जिस पर लिखा था, खाली ना बैठें और गाली ना दें। वहीं दुकान पर खाली बैठे कुछ बुढ़े मोदी को, तो कुछ राहुल गांधी को, तो कुछ योगी आदित्यनाथ को गाली दे रहे थे।
उसको चाय का घूंट लेते हुए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने लाशें जल रही हैं। चाय की दुकान पर कुछ थके हुए लोग बैठे थे जो अपने किसी करीबी की लाश जलते हुए देख रहे थे। कुछ एक अघोरी भी वहीं आराम से घूम रहे थे, जैसे लाशें नहीं, खाली लकड़ियां जल रही हों। एक परिवार के 2 लोग एक साथ एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनके रिश्तेदार लकड़ी पर 2 लाशों का डिस्काउंट मांग रहे थे। लकड़ी वाला एक भी पैसा कम करने को तैयार नहीं था। एक 7 साल का लड़का अपने बाप की लाश जला रहा था। वहीं पड़ोस में एक 65 साल का आदमी अपने 32 साल के लड़के की लाश जला रहा था। ये बातें जितनी उदास थीं, मणिकर्णिका घाट पर उतनी उदासी लगती नहीं थी। अंतिम संस्कार तक की प्रक्रिया इतनी थका देने वाली होती है कि ज़्यादातर लोगों के आंसू भी थक कर सूख जाते हैं। एक के बाद एक लाश लाई जा रही थी। सामने की दीवार पर लिखा था, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। कबीरदास। यह सब देखकर सुदीप के अंदर का कुछ हिस्सा पिघल रहा था। उसने जोर से चित्रा का हाथ पकड़ लिया। चित्रा बार बार नाव वाले को वहां से जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन सुदीप ने उसको रोक दिया। कुछ देर तक पूरा घाट अपनी आंखों में उतारने के बाद सुदीप ने चित्रा से कहा, मुझे अभी पापा से मिलना है। वहां से निकलते ही सुदीप और चित्रा लखनऊ के लिए निकल गए। उनको लखनऊ पहुंचने में शाम के करीब 7 बज गए। पूरे रास्ते उनकी आपस में बहुत कम बात हुई। वे आपस में इतनी बातें कर चुके थे कि उनको एक दूसरे की खामोशी खलती ही नहीं थी। पापा ने सुदीप की पसंद के हिसाब से खाना बनवा दिया था। सुदीप ने पापा और चित्रा को सामने बैठाया और टेबल पर सुरभि पराशर की किताब रखते हुए बोला, आप दोनों से मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता। यह मैंने लिखी है। चित्रा कुछ रिएक्ट करती इससे पहले ही पापा ने कहा, मुझे लगा ही था ये तू है। चित्रा ने चौंकते हुए पूछा, क्यों लगा था आपको? सुदीप के पापा ने सुदीप की माँ की फोटो की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि सुदीप की माँ का नाम भी सुरभि पराशर है। सुदीप अपने पापा से गले लगकर बच्चों की तरह से रोने लगा और चित्रा उन दोनों को देखकर। सुदीप ने पापा को गले से लगाते हुए कहा, माँ के जाने के बाद मैं आपसे नफरत करने लगा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हमेशा आपसे भागता रहा, अपने घर से भागता रहा। अब बस इस बात के बोझ के साथ नहीं जी पा रहा। पता नहीं सुदीप को किसने बदला था, उसके हज़ारों किलोमीटर के सफ़र ने, बाबा ने, मणिकर्णिका घाट ने, या समय ने, या इन सब ने मिलकर। कुछ भी कहना मुश्किल था। उस रात पापा और सुदीप एक साथ एक कमरे में सोए। रात में पापा को बार बार खांस कर नींद से उठता देख सुदीप को पहली बार एहसास हुआ कि एक उम्र के बाद बिस्तर पर अकेले सोना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इस बिस्तर पर इतनी जगह होती है कि उसमें समंदर भर बेचैनी सूख जाए। सुदीप को सालों बाद पापा के साथ सोकर अपना खोया हुआ घर मिल गया था। अगले दिन सुबह छत पर उसने बताया कि उसके पास अब भी कुछ 50 करोड़ रुपए बचे हैं। वह सारा पैसा सुरभि पराशर फाउंडेशन के नाम पर कर रहा है। उसने चित्रा और अपने पापा दोनों से यह वादा लिया कि इस बात का वो कभी किसी से जिक्र ना करेंगे। सुदीप ने सुरभि फाउंडेशन के बारे में सब कुछ सोच रखा था, जिसमें ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे। सुदीप ने जो किताब सुरभि पराशर के नाम से लिखी थी, उसकी रॉयल्टी के पैसे भी सुरभि फाउंडेशन में ही जमा होने थे। पापा को चित्रा के साथ अपना घर पूरा लगता था। चित्रा इस घर का अधूरा हिस्सा हो गई थी। लड़कियां एक समय के बाद घर में माँ बन जाती हैं, फिर पता नहीं कब घर की नींव का हिस्सा हो जाती हैं।
पापा ने दोनों से शादी के लिए पूछा तो चित्रा और सुदीप दोनों ने बताया कि बस अगले 10 अक्टूबर को हम शादी कर लेंगे। 4-5 दिन रुकने के बाद चित्रा वहाँ से दिल्ली चली गई, इस वादे के साथ कि महीने में एक बार वह ज़रूर लखनऊ आया करेगी। सुदीप भी नॉर्थ ईस्ट की रोड ट्रिप पर जाना चाहता था। वह सुरभि पराशर फाउंडेशन का काम पूरा करके जाने का प्लान कर रहा था। पेपर वर्क करने में उसको करीब करीब नवंबर निकल गया। उसने 15 दिसंबर को गुवाहाटी के लिए निकलना फाइनल किया। इस बीच चित्रा 2 बार लखनऊ आई। वह जितने दिन के लिए आती उतने दिन पापा बहुत खुश रहते। 15 दिसंबर को वह गुवाहाटी जाने के लिए निकला। उसको गोरखपुर होते हुए जाना था, लेकिन उसका मन इलाहाबाद होते हुए जाने का था, क्योंकि उसके पिताजी इलाहाबाद के पढ़े लिखे थे और उसको वैसे भी इलाहाबाद में संगम जाना था। वह गंगा जमुना से ज़्यादा सरस्वती में इंटरेस्टेड था। ऐसा कहते हैं कि संगम की तीसरी नदी सरस्वती सबको नहीं दिखती। असल में सरस्वती नदी सबके भीतर होती है, लेकिन गंगा जमुना के चक्कर में उस नदी तक कम लोग पहुंच पाते हैं। संगम में गंगा और जमुना का रंग तो अलग अलग दिखता है, लेकिन सरस्वती का रंग वही होता है जो हमारे मन का होता है। सुदीप बहुत देर संगम में बैठकर अपने मन की सरस्वती को ढूंढता रहा। सुदीप की अगली मंजिल गोरखपुर थी, लेकिन संगम में ज़्यादा देर तक रुकने की वजह से उसको गोरखपुर पहुंचने में रात हो गई। दिसंबर के मौसम में अच्छा खासा कोहरा था, इसलिए आदत के मुताबिक वह अंधेरा होने से थोड़ा सा पहले गोरखपुर के रास्ते बस्ती शहर में थोड़ा सा आगे एक गांव में घुस गया। उसने पगडंडी में घुसते हुए ध्यान नहीं दिया कि वह कई किलोमीटर अंदर तक जा चुका था। कोहरे की वजह से चलना मुश्किल होता जा रहा था। जिस गांव में वह रुका वह बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। वहाँ बिजली न तो आई थी न ही कभी आने वाली थी। इस गांव में लालटेन जलाकर पंचायत चल रही थी। उसने शुरू में पंचायत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव के सभी लोग पंचायत में थे। उसने कभी पंचायत होते देखी भी नहीं थी, इसीलिए एक कुएं के पास अपनी कार खड़ी करके वह पंचायत देखने पहुंच गया। पंचायत में अच्छा खासा शोर शराबा, गाली गलौज चल रही थी। माहौल में अच्छी खासी गर्मी थी। उसको वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा, लेकिन वहाँ कोने में करीब 20 साल की एक लड़की को रोता देखकर वह रुक गया। उस लड़की के साथ उसके माता पिता भी नीचे बैठे हुए थे, जो बार बार पंचों के पैर छूकर विनती कर रहे थे। अपने कपड़ों से वह कहीं से भी गांव वाला लगता ही नहीं था। वह पीछे जाकर बैठ गया। गांव वाले भोजपुरी में बात कर रहे थे। उसने एक लड़के से समझना चाहा कि आखिर हुआ क्या है, यह लड़की इतना रो क्यों रही है। लड़के ने बताया कि ठाकुर साहब के लड़के ने इस लड़की के साथ गलत काम किया है। लड़की छोटी जात की है, लड़की अब पेट से है। पंचायत ने फैसला लिया है कि ठाकुर साहब इस लड़की को 11,000 रुपये दें और पूरे गांव को खाना खिला दें तो बरी हो जाएंगे। लड़की वाले इसलिए रो रहे हैं कि उनकी बिन ब्याही माँ बनी लड़की से अब कौन शादी करेगा। लड़की के परिवार वाले बढ़ावे के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। सुदीप ने यह सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। उसको अपने अकाउंट में पड़े पैसों से इतनी नफ़रत कभी नहीं हुई थी। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने सामने जाकर बोल दिया कि वह पत्रकार है। उसको लगा था कि वह इस परिवार को पुलिस के पास ले जाएगा। सुदीप के अपने आप को पत्रकार बताते ही पूरी पंचायत में खलबली मच गई। सुदीप को अंदाज़ा नहीं था कि पंचायत जब खतरनाक होती है तो कितनी खतरनाक होती है। पंचों के इशारों पर 2-3 लड़के उसको पकड़ने के लिए भागे। कुछ ही मिनटों में 2-3 लड़के एक बड़ी भीड़ में बदल गए। सुदीप किसी तरह से भागकर अपनी कार तक पहुंचा। उसने अपनी कार भगाई। कोहरा अंधेरे में बुरी तरीके से मिल चुका था।
इधर कुछ लोग मोटरसाइकिल से उसका पीछा करने लगे। एक दो पत्थर उसकी कार का शीशा तोड़ चुके थे। सुदीप जितनी तेज कार भगा सकता था भगा रहा था। हाईवे से आती हुई हॉर्न की आवाज़ से उसको अंदाज़ा लगा कि हाईवे अब ज़्यादा दूर नहीं है। एक दो पत्थर उसके बिल्कुल पास से होकर गुजरे थे। सुदीप जिस वक्त पगडंडी से बाहर निकला, ठीक उसी समय एक ट्रक से उसको टक्कर लग गई। ट्रक वाले की गलती नहीं थी। कोहरे में किसी को भी धोखा हो सकता है। गांव वाले वापस लौट गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। गांव में ठाकुर साहब ने गांव भर को खिलाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ट्रक वाला डर के मारे भाग गया था। कार वहीं कोने में बहुत देर तक पड़ी रही। रात के करीब 10 बजे पुलिस को गश्त में एक्सीडेंट के बारे में पता चला। सुदीप के पापा को लखनऊ में सूचना दी गई। पापा ने तुरंत ही चित्रा को फ़ोन करके बताया। वह बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। सुदीप के पापा का एक स्टूडेंट गोरखपुर का डीएम था। उसने बिना एक भी मिनट गंवाए सुदीप का इलाज शुरू करवा दिया। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार पूरी तरह से पिचक चुकी थी। सुदीप के पापा और चित्रा दोनों शाम तक हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। पापा का रोना थम ही नहीं रहा था। डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहे थे। 16 दिसंबर की सुबह सुदीप इस दुनिया से आज़ाद हो गया था। जब कोई मरता है तो वह अकेले नहीं मरता, अपने साथ पूरी दुनिया लेकर मरता है। चित्रा और पापा के लिए पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। सुदीप की लाश को बनारस लाया गया। बनारस आदमी कभी ना कभी पहुंच ही जाता है। सुदीप की लाश के पास बहुत से लोग थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो बाबा सुदीप की लाश के चलने के दरमियान पूरा वक्त वहीं पर था। सुदीप की मौत गुमनाम मौत थी। वह शायद चाहता भी तो यही था। गुमनाम मरना हमारे समय की सबसे बड़ी चाह है। किसी को भी कभी पता ही नहीं चला कि उस रात उस गांव में हुआ क्या था। ज़रूरी नहीं कि भीड़ घेर कर ही मारे। भीड़ कई बार चुपचाप मार देती है। जनवरी में सुदीप का वकील मुंबई से लखनऊ आया। उसने रुपए का हिसाब किताब दिया। सुदीप की इच्छा सुदीप के पापा सुन नहीं पाए। सुदीप के पापा अनाथ हो चुके थे। सुदीप की विल में उसके सारे पासवर्ड थे। चित्रा ने वहीं लखनऊ में रहने का फ़ैसला किया। सुदीप ने अपनी विल में यह भी लिखा था कि अगर उसको कुछ हो जाए तो उसकी किताब के सारे राइट्स चित्रा के पास चले जाएंगे। चित्रा ने लिखना छोड़ दिया था। पापा को जब भी उसकी याद आती तो वह सुदीप के कमरे की एक एक चीज़ निकाल कर उसको दोबारा वहीं रख देते। ऐसे सफाई करते हुए उनको एक फ़ाइल में सुदीप यानी कि सुरभि पराशर की तीसरी किताब के कुछ पन्ने मिले। चित्रा ने जब पब्लिशर से बात की तो पता चला कि सुदीप ने आधी किताब ईमेल कर दी थी और बची हुई किताब वह जून में देने वाला था। किताब की लॉन्च डेट सुदीप ने 10 अक्टूबर 2020 रखने के लिए ईमेल भी किया था। चित्रा ने जब उन पन्नों को मिलाया तो पता चला कि ये उसकी तीसरी किताब का हिस्सा है। चित्रा ने पापा को इस बात के लिए समझा भी लिया कि सुदीप की अधूरी किताब छपने भेज दी जाए। पापा ने इसके लिए हामी भी भर दी। चित्रा का मन था कि सुदीप की आखिरी किताब में उसके बारे में सब कुछ लिखा जाए। चित्रा ने लिखना छोड़ दिया था। वह अब लखनऊ में ही सुदीप के पापा के साथ रहने लगी थी। पापा जब चित्रा को देखते तो उनको सुदीप की भी याद आती। उन्होंने एक दिन चित्रा से कहा, बेटा तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरे चक्कर में तुम अपनी लाइफ मत वेस्ट करो। चित्रा को सुनकर थोड़ा बुरा लगा। उसने पापा को समझाया कि उसको कोई दिक्कत नहीं है और वह वहीं रहेगी। इस पर पापा ने शर्त रखी कि अगर तुम नहीं जाओगी तो तुमको वैसा ही रहना होगा जैसे सुदीप हमारे साथ हो। यह बोलकर पापा की और यह सुनकर चित्रा की दोनों की आंखें नम थी। चित्रा ने कहा, पापा मुझसे नहीं हो पाएगा। पापा नहीं माने। वह बिल्कुल ज़िद पर अड़ गए थे कि वह लिखना ना छोड़े।
सुदीप के पापा ने चित्रा को समझाया कि सुदीप के माँ के ना रहने के बाद वह सबसे ज़्यादा उनका लड़ना मिस करते हैं। पापा ने पुराने सारे कैसेट रखे हुए थे जो सुदीप की माँ को पसंद थे। चित्रा ने पापा की बात मानकर अपनी ज़िंदगी को आसान करना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया और सुदीप की बची हुई किताब पूरी कर ली। साल 2019 से चित्रा को लाखों शिकायतें थीं, लेकिन 10 अक्टूबर को वह सुदीप के साथ थी। उसे एक दिन की शिकायत नहीं थी। 10 अक्टूबर 2020 प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्रा पाठक के इस खुलासे से कि उसने सुदीप पराशर की किताब लिखी है, सब लोग सकते में आ गए थे। चित्रा ने अपने बैग से सुदीप यानी कि सुरभि पराशर की तीसरी किताब को सबको दिखाया। यह भी बताया कि किताब अब से 1 हफ्ते बाद मार्केट में आ जाएगी। इस किताब पर सुरभि पराशर का नाम तो होगा ही, साथ में सुदीप यादव भी लिखा होगा। सुदीप की पुरानी किताबों के अगले प्रिंट पर सुरभि पराशर के साथ सुदीप का नाम आ जाएगा। चित्रा रुकी नहीं, उसने आगे यह भी बताया क्योंकि सुदीप कुछ भी छोटा नहीं करता था, इसलिए सुरभि फाउंडेशन हर साल 5 नए लेखकों को स्कॉलरशिप देगी, जिसका हर साल नए लेखक को 10 लाख रुपए मिलेंगे। लोगों के मन में अब भी हजारों सवाल थे। कोई चित्रा और सुदीप के रिश्ते के बारे में पूछ रहा था तो कोई सुदीप के बारे में। सैकड़ों सवालों को वैसे ही छोड़कर चित्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सीधे एयरपोर्ट चली गई। चित्रा का पीछा एयरपोर्ट तक कई रिपोर्टर्स ने किया। वहाँ से उसने बनारस की फ़्लाइट ली। 10 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे 80 घाट, बनारस। चित्रा बनारस के घाट पर जाकर अकेले बैठ गई। सूरज डूबने को है। बनारस को सोने में अभी वक्त है। नाव अकेली है, चित्रा भी अकेली है। बनारस अकेला है। बनारस की हर एक गली अकेली है। बनारस का हर एक घाट अकेला है। चित्रा को वही नाव वाला दिखाई दिया जो 10 साल पहले मिला था और पिछले साल सुदीप के साथ भी मिला था। पूरा घाट बिल्कुल सुनसान देखकर चित्रा भी चौंकी कि वह सपना देख रही है या सच। वह उस नाव वाले को पास बुलाकर नाव में बैठी। नाव वाले ने पूछा, पिछली बार आपके साथ वो साहब आए थे ना, जिन्होंने बाबा को रुपए दिए थे, वो नहीं आए? चित्रा ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नाव चलना शुरू ही हुई थी कि इतने में वही बाबा आकर नाव में बैठ गए जिसको सुदीप ने पैसे दिए थे। नाव वाले ने बाबा को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन चित्रा ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाबा ने चित्रा को देखकर कुछ नहीं कहा, वह बस आकर बैठ गए। चित्रा नाव से आगे बढ़ती जा रही थी और अपने पीछे वह सारे रास्ते छोड़ती जा रही थी जहाँ जहाँ वो भटकती थी। नाव पर बैठा मल्लाह कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चित्रा को कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था। बाबा कुछ बोले जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि चित्रा उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही, तब वह चित्रा को करीब झकझोरते हुए बोले, महादेव भोलेनाथ को अर्धनारेश्वर भी कहते हैं, जानती हो? चित्रा चुप रही, लेकिन उसने बाबा की आंखों में देखा। उसको बाबा की आंखों में देखकर लगा कि ये बाबा की नहीं, सुदीप की आंखें हैं। चित्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उन आंखों में देखती रही। बाबा ने बोलना शुरू किया, हर आदमी में एक औरत और हर औरत में एक आदमी होता है। हर आदमी अपने अंदर की अधूरी औरत को जिंदगी भर बाहर ढूंढता रहता है, लेकिन वो औरत बड़ी मुश्किल से मिलती है। वैसे ही हर औरत अपने अंदर का अधूरा आदमी ढूंढती रहती है, लेकिन वह अधूरा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है और कई बार वह अधूरा मिलता ही नहीं। लेकिन अगर एक बार अधूरा हिस्सा मिल जाए तो आदमी मरकर भी नहीं मरता। तू ध्यान से देख,
वो कहीं नहीं गया, तेरे अंदर है, आधी तू आधा वो। चित्रा को वो सारी बातें याद आ रही थी। उसको यह नहीं लग रहा था कि सुदीप नहीं है। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि सच क्या है और सपना क्या। कुछ दिन गुमनाम हो जाते हैं। चित्रा के लिए यह वही दिन था। सुदीप उसको सामने नाव में बैठा हुआ दिख रहा था। चित्रा को मलाल यह नहीं था कि सुदीप नहीं है। वो जिंदा भी था तो कौन सा वो रोज़ मिलते थे, लेकिन केवल यह तसल्ली थी कि वह दूसरा है अभी इस दुनिया में। क्या इतना ही काफ़ी नहीं होता अपने आप को समझाने के लिए? एक आदमी के ना होने से पूरी दुनिया कैसे खाली हो जाती है। ऐसी बातें चित्रा ने अपनी किताबों में न जाने कितनी बार लिखी होंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ देखना इतना आसान नहीं होता। चित्रा को अपनी कहानियों का अंत लिखते लिखते इतना तो पता ही चल गया था कि अकेले हो जाना इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है। भले आप भीड़ में मरें या अपने घर के बिस्तर पे, हर आदमी मरते वक्त अकेला ही होता है। इस दुनिया के बाद किसी दूसरी दुनिया की उम्मीद शायद हम सब की आखिरी उम्मीद होती है। ऐसी दुनिया जो कि हम बना सकते थे, ऐसी दुनिया जो हमें ज़िंदगी भर सपनों में दिखती थी। इसलिए शायद हम अपने सपने भूल जाते हैं, क्योंकि अगर सपने याद रहें तो हमारे लिए यह दुनिया झेलना असंभव सा हो जाए। इसके बाद पूरे रास्ते बाबा ने कोई बात नहीं की। नदी पार होने के बाद बाबा ने वैसे ही रेत उठाकर हवा में उड़ा दी। चित्रा ने आगे कभी कोई अगली किताब लिखी या नहीं लिखी, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। सुदीप होता तो वह यही चाहता कि चित्रा किताबें लिखे और किताब पर स्टाइल में साइन करे, विद लव, लक एंड लाइट, चित्रा। सुदीप के पास जाने से पहले इतना मौका नहीं था कि वह कोई वादा ले पाए, कि वह चित्रा को समझा पाए कि चित्रा कभी लिखना नहीं छोड़ेगी। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा कुछ था ही कहाँ जिसमें कोई वादा हो, प्यार हो, शिकवा हो या शिकायत हो। हर वह लड़की जो चित्रा हो सकती थी वह किताब नहीं लिखती। हर वह लड़का जो सुदीप हो सकता था वह गुमनामी में जीना और मरना नहीं चाहता। दुनिया वैसी उदासी नहीं चाहती, जिंदगी अकेलापन नहीं चाहती, कोई वैसा कुछ नहीं चाहता जैसा होता है। सुदीप को मैंने नहीं मारा, उसको मरना ही था। चित्रा को मैंने वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी, सिर्फ इसलिए ताकि आप सबको समझा सकूं कि सब कुछ मिल जाने से कुछ भी नहीं मिलता। हम जिस कहानी का हिस्सा हैं शायद उसे कभी कोई लेखक न मिले। यही शायद इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारी कहानी सुनने वाला कोई होगा ही नहीं। कोई कभी जान ही नहीं पाएगा कि हमारे मन में आखिर था क्या, हम थे कौन। ये सवाल हमारे साथ ही चला जाएगा। कुछ लोग बोल देंगे कि बड़ा अच्छा आदमी था या बड़ी अच्छी औरत थी। बस सबकी कहानी इतनी सी ही है। हम इतना उदास क्यों हैं? जिंदगी ऐसी क्यों है? सब कुछ इतना खराब क्यों है? दुनिया के बाद क्या है? इतना भटकने से हासिल क्या होने वाला है? इन सवालों के साथ ही मुझे अब रुकना पड़ेगा, क्योंकि चित्रा अब भी अकेली है। वह थोड़ी देर चुप रहना चाहती है। जितनी देर वह चुप है उतनी देर सुदीप वहीं उसके पास है। ऐसी भी दुनिया में इतना शोर है कि किसी को कहानी सुना पाना अपना हाल बताने जैसा है। पूछता हर कोई है, सुनना कोई नहीं चाहता। सुदीप के पास चित्रा थी, चित्रा के पास सुदीप। कुछ रिश्ते खुशबू जैसे होते हैं, बांधते ही बासी हो जाते हैं। चित्रा के लिए सुदीप बासी ना हो जाए, इसीलिए उनको बार बार मिलना और बिछड़ना पड़ा। मैं जानबूझकर ये कहानी अधूरी छोड़ रही हूँ ताकि आप अपने हिस्से की वो कहानी पूरी कर पाएं जो कभी किसी कागज़ पर लिखी नहीं जाएगी। कुछ कहानियाँ लेखक पूरी नहीं करना चाहते, क्योंकि वैसी कहानियाँ पूरी होते ही दिल,
दिमाग और उंगलियों से हट जाती हैं। जब तक कहानी अधूरी रहती है तब तक पाठक की उंगलियां उन्हें बार बार छूने के लिए बेचैन रहती हैं। हमारा अक्टूबर जंक्शन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये कहानी सुनने में आनंद आया होगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहें।